हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज हम लोग दोस्तों क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको सारे प्रश्नों को मैं सोल्व कराऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें जितना भी प्रश्न उसको समझेंगे। प्रश्न आखिर क्या करें, बहुत अच्छी तरह से, ज़्यादा कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से सीखेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लास्ट में देखते रहिएगा ताकि वो सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला क्या कर पढ़िए। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि जितना भी संख्या दिया गया इस ऑप्शन में 4 और 5 है, उन सारे को आपको गुणनखंड करना है और उन्हें अभाज्य गुणनफल के रूप में। समझ रहे हैं? अभाज्य का मतलब क्या होता है? वह एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने किसी व किसी और से ना कटे, यानी कि गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ? 140 है। पहला आपका पहला क्या है? 140। तो दोस्तों देखिए 140 का आपको गुणनखंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिखना, पहले सोल्व कर देना है। सोल्व लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 140। देखिए गुणनखंड जो होता है दोस्तों क्या होता है, इसमें देखिए पहले क्या करिए, अब ऐसा पहले छोटा छोटा संख्या से भाग देने का प्रयास करिए। सबसे पहले छोटा से छोटा, ताकि छोटा छोटा कटे, तभी तो अभाज्य क्या होता है, इसमें 2 5 7 ही आता है, इस तरह से आएगा। तो पहले क्या करिए, 140 है तो 2 से पहले देखते हैं लगाकर। तो 2 से 140 कटता है कितना बार में? 2 से 14 कटेगा 7 बार में, 0 तो 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए 70 2 से कटता है तो 2 से फिर लगाइए, तो 2 से 70 कटेगा कितना बार में? 35 बार, 35 दूनी 70। अब देखिए दोस्तों फिर 2 से लगाइए तो 2 से 35 नहीं कटेगा, क्योंकि 35 क्या है, 35 2 से कटेगा नहीं। तो अब देखते हैं 3 से भी 35 नहीं कटेगा। 5 से कटेगा 35, 5 से कटता है 35 7 बार में। यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। अब दोस्तों क्या गया हमारा? 7 आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से 7 से लगा देंगे तो 1 बार में आ गया। तो ये दोस्तों गुणनखंड है। 140 को हम लोग जितना भागा दिए हैं जिस संख्या से, वही आपको इस तरह गुणनखंड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड में क्या आ गया हमारा? 1 2 आ गया, फिर आपका 1 2 आ गया है, फिर 5 आया है, फिर आपका 7 आया है, फिर 1 आया है। तो कितने? तो 2 जो है 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए 2 के पावर में हम 2 लिख देंगे। 2 के पावर 2 गुना में 5 गुना में 7, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में हमारा क्या दिया, कौन सा संख्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड हमारा 156 दिया हुआ है। ठीक है, तो 156, तो 156 को करिए। तो पहले क्या करें हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा सोल्व, कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का बनाना है। 156 को पहले कितने से? 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाइएगा तो 15 से कटेगा, 2 से करेगा तो 7 दूनी 14 बचेगा, 1 बचेगा, 1 16 बचेगा, यानी कि 2 8 16। समझ रहे हैं? 15 है, 115 है तो पहले करेंगे क्या से? 7 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा और 1 16, 1 6 16 बनेगा। 16 लगाएंगे 2 से तो 8 बार में कट जाएगा। अब फिर 200 करेंगे, 78 से 2 से भागा देंगे, कटेगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 8 लास्ट में, 8 2 से कटता है। देखिए दोस्तों जो को विभाजन का तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए 8 जो जिसकी संख्या में रहेगा 8 वो 2 से कटेगा ही। ठीक है, जिसके संख्या में 6 रहेगा वो 2 से कटेगा ही। तो 2 से कटेंगे 78 को, तो 2 3 6, 1 बचा हासिल, 1 और 8 18 बना, तो 2 9 18 39। अब 2 से 39 तो कटेगा नहीं। अब 3 से लगाते हैं तो 3 से 39 कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 आया है तो कटेगा। 3 से कटेंगे तो 3 इकाई 3 3 3 9 13 3 39। अब 13 है, 13 तो भाई कटेगा नहीं 5 से 6 से, अब सिर्फ 13 से ही कटेगा, तो 13 से कटेगा 13, 1 बार में आ गया। अब देखिए दोस्तों इतना भी जो संख्या आपको आया है, देखिए सब संख्या जो आपको अभाज्य है, कोई है 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, 1 भी अभाज्य संख्या। तो वही आपको प्रश्न बोल रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़िए। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा यहाँ पे लास्ट में, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या आ जाएगा हमारा? 2 है तो 2 गुना 2 गुना में 3 है गुना में 13, तो 2 2 बार आया है इसलिए लिख दीजिएगा 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 13, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा।
परेशानी नहीं हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको सारा प्रश्न इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ज़्यादा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आप याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल कंसेप्ट दूंगा तो हमें समझ आएगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर में जो बचा है अब तीसरा चौथा पांचवा को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर ले सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का किसना तीसरा पढ़ाते हैं, तीसरा बनाते हैं। क्या तीसरा करा, पहले प्रश्न पढ़िए। तीसरा में क्या बोल रहा है आपको, तीसरा आपको 3825 है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, 3825 है, एक 5005 है, एक 7429 है। तो 3825 है, तो 3825 को हम लोग भागा देंगे, गुणनखंड कर रहे हैं ना। तो पहले कितना से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है। 3 से लगेगा, 8 3 जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कटता है, इसलिए हम लोग 3 से लगा देंगे। 3 से लगाइए, 3 से लगा कितना बार में, 3 से पहले कितना हो जाएगा हमारा 12 3 36, 2 बचेगा, 3 से फिर 22 कटेगा 7 बार में, 7 21, 3 बचे 15। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों तो क्या कर सकते हैं आप, लास्ट में इधर पर रफ में 3825 को आप 3 से भागा दे सकते हैं। तो 3 से कटेगा तो एक बार में 3 बच जाएगा, फिर 3 8 बचा तो 8 को कटेगा, तो 8 को 2 बार में, तो 8 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 में 6 हो जाएगा 2 दोस्तों, 22 बचेगा। फिर 3 से कटेगा 7 से तो 21 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 5 बचेगा, तो 3 5 15 यानी कि 1275 आ गया। तो आप रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आ जाएगा। अब 1275 बचा, अब इसको काटना, तो क्या कटेगा, 3 से कटेगा, पर चेक कर लीजिए, जोड़िए पहले, 2 1 3 3 7 10 5 15, 15 3 से कटता है तो हम 3 से लगा देंगे। तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, अब 75 कटेगा 3 से 25 बार में। अब देखिए 425 बचा, अब देखिए कि 425 3 से कटता है, तो 5 2 7 4 11, ये नहीं कटता है, नहीं कटेगा, तो इसलिए हम लोग 5 से लगा देंगे। 5 से लगाइए, तो 5 से कटेगा तो 5 40, अब 55 25 हो जाएगा। अब 85 बचा, 85 देखिए 5 से कटता है, कटेगा 17 बार में, अब 17 तो कटेगा नहीं किसी से, तो 17 का लगा देंगे 1 बार में। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 3825 का गुणनखंड आ गया। 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या गया हमारा है, 3 × 3 गुना में 5 × 5 गुना में 17 गुना में 1। तो 3 2 बार आया है इसलिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 2 बार आया है तो इसलिए 5 का स्क्वायर कर देंगे, और 17 गुना 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा क्या कर रहा है, 4 क्या आपका दिया हुआ है, 5005 है, 5005 आपका दिया हुआ है, 5005 है। अब इसका गुणनखंड करना है, तो पहले क्या कर दीजिए, सोल्व। 5005 को पहले किससे लगाएंगे दोस्तों, 5 से लगा देंगे, 5 से लगा दीजिएगा। 5 से लगेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 एक बार में। अब 1001 है, किससे कटेगा पता नहीं चल रहा हम लोगों को, तो क्या करेंगे, देखिए 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 1 1 2 2 3 से कटता नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं दोस्तों क्योंकि लास्ट में कोई 4 या 4 से कटने संख्या नहीं है, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है ही नहीं, 6 से तो कटेगा नहीं दोस्तों क्योंकि 6 से आपको गुना में 12 24 आना चाहिए, 7 से कटेगा दोस्तों, देखिए तो 7 से लगाते हैं, इस साइड कर लेते हैं, 7 1001, 7 से एक बार में, 10 में 7 जाएगा 3 0, फिर 7 को 28, 30 में 28 जाएगा 2 1, तो 7 21 यानी 7 से कटेगा कितना बार में, 143 बार में। अब 143 दोस्तों किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से 13 बार में। इससे हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। इस तरह से प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छी है प्रश्न। क्या करें हम लोग, 5 लिख देंगे, गुना में 7 है, गुना में 11 है, गुना में 13 है, जो संख्या इसको आगे वाला रहेगा सबको उतार दीजिए, यह है आपका गुणनखंड आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करा, ये क्या 74 29 है, 74 29 है दोस्तों। तो 74 29 को हम लोग लगाएंगे, तो पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, 3 से तो कटेगा नहीं, जोड़िए, 7 4 11 2 13 13 9 22 कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, गिनती में है नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 13 से देखते लगा कर दोस्तों, 13 से लगाइए, तो 13 से भागा देके देखते 13 में, देखिए आपको रफ में करना है। ठीक है, याद देखिएगा, ये आपको रफ में करना है, ये आपको क्या करना है, रफ में करना है।
तो 13 2 13 3 4 13 65, 6 बार में लगाइए, 6 3 18, ये तो कटे 6 से 5 से लगाइए दोस्तों, 5 से, तो 5 से क्या 13 25 65 होता है, तो 74 में से 65 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे 92 बचा। अब क्या लगाना है, 13 से 7 बार में लगाइए, 13 7 91, 13 7 91, 2 में से एक जाएगा 1, ये 19 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपको दोस्तों क्या लगाना है, 17 से लगा के देखिए, 17 से लगाइए, तो 17 से लगाइएगा तो क्या कर जाएगा दोस्तों, 17 कॉमन, और 5 बार में लगा, 17 से 6 बार में लगा सकते हैं, चार बार में लगा 17 को 28, हासिल 2 4 2 6 68, यहाँ 8 बच जाएगा, 6 बचेगा 62, यहाँ दोस्तों अब 17 से क्या लगाइए, 3 बार में लगाइए, 51 बचेगा। ठीक है, 2 में से एक जगह 6 में से 5 जाएगा 1 9। अब देखिए जो 7 से लगाइए, 17 में 7 से गुना करिए, 7 से 49 हासिल 4 7 4 11, यानी कि 7 से लग गया, यानी कि दोस्तों 17 से ही कटेगा ये, 17 से लगाएं तो हम लोग 437 आ गया। ठीक है, 437 आ गया। अब इसको आपको लगाना है किससे कि कटे। ठीक है, तो अब किससे कटेगा, तो 19 दूनी 38, 38 और क्या आ जाएगा 5, 19 से कटेगा दोस्तों, तो 19 से कितने बार कटेगा, 19 दूनी 38, 38 से 5 57, 23 बार में कटेगा। यानी कि इसका दोस्तों आपको थोड़ा सा हार्ड है, अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आ गया, इसका 17 आ गया है, 19 आ गया है, 23 आ गया। देखिए तीनों संख्या जो आपको यह अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से आपको जितना फर्स्ट का 5 प्रश्न देखिए सबका अभाज्य गुणनखंड आ गया, सब अभाज्य संख्या के रूप में है, अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में, तो इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा ये आपको हौला प्रश्न है, लेकिन इसके बाद जो आएगा आपको सिंपल। ठीक है, अच्छा है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि बहुत ही आसान प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के भी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है दोस्तों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको जांच भी करना है और एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, इसमें दो संख्या दिए हुआ है, तो पहले करिए दूसरा का फर्स्ट। क्या दिया हुआ आपका संख्या, 26 और 91, 26 और 91 है, तो 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं दोस्तों बहुत आसान तरीके से। उस तरीका का नाम है दोस्तों गुणनखंड विधि। क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होता, आसानी से निकल जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 26 को गुणनखंड करेंगे 91, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 26 और 91 का गुणनखंड करने पर, तो 26 का गुणनखंड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, 91 का गुणनखंड करिएगा तो 13 7 91। ये सिंपल है दोस्तों। यहाँ जो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है दोस्तों दो संख्या में जो उभयनिष्ठ जो कॉमन दोनों में मिल जाए, और मिलने के साथ साथ क्या होता है उसका जो न्यूनतम घात होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, मिल रहा है क्या, दोनों संख्या में क्या मिल रहा है आपको दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कि 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो दोस्तों इससे एचसीएफ जो हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एचसीएफ 26 और 91 का क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। अब दोस्तों एलसीएम निकालना है 26 और 91 का, तो दोस्तों एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिले, मिलना भी चाहिए और जो नहीं मिले उसको भी लिखेंगे। एलसीएम में क्या होगा, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और साथ साथ उस जो की संख्या में घात ढेर आता है तो अधिकतम घात वाला संख्या को लिखेंगे। जैसे कि 13 भी मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, 2 7, जिसमें 2 इसमें 7 है, इसलिए जो एलसीएम में सब लिखा जाएगा। तो 13 भी मिल रहा, 13 लिख देंगे, 2 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे। तो ठीक है, तो गुना करिए 13 में 14 से। ठीक है, तो हम कर सकते हैं
चढ़ती है 12, हाथ से ले 4, 4 1 5 3 और 1, 182 आ जाएगा। यानी कि जो एलसीएम आपका आ गया दोस्तों वो 182 आ गया और एचसीएफ जो आपका आ गया 13 आ गया। अब आपको चेक करना है दोस्तों क्या कि सही में एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो ये दो संख्या के गुना के बराबर आता है या नहीं, ये चेक करना है आपको। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अब चेक कर सकते हैं क्योंकि क्या बोल रहा है आपको, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या हो रहा है, संख्या आपको बोल रहा है। तो संख्या मान लीजिए ए और बी है, तो एचसीएफ कितना हमारा है 13, और 13 में दोस्तों 182 से गुना करिए, और ए में दोस्तों 26 से 91 गुना करिए। तो 13 में 82 से गुना करिए, 182 और 13, 3 दूनी 6 और 18 3 54, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो 6 4 2 6 18 5 23, यानी कि आपको 23 66 आ गया। तो यहाँ पे 23 66 आ गया, चेक कर लें। और 26 से 91 को गुना कर देते हैं हम लोग, 26 और 91, तो 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 6 9 54, हासिल 5 आ जाएगा, 9 2 18 5 23 आ जाएगा। तो 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 23 आपको 66 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा यदि सही है या गलत। तो यानी सही में दोस्तों जब एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आ गया, चेक भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्या, इसी में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है आपको 510 और 92 का निकालना है। 510 और 92 का निकालना है, ठीक है। इसी में है 510 और 92 का निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हमारा क्या 510 का गुणनखंड करेंगे, फिर 92 का करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 510 और 92 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कर दीजिएगा। तो 510 का गुणनखंड करिए, यहाँ पे कर सकते हैं 510, तो क्या आ जाएगा, पहले क्या 2 से लगाइएगा, तो 2 से क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 5 5 10 दोबारा 5 3 से लगाइएगा, तो 3 8 24, हाथ से ले 1 5 15, 15 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से लगाइए तो 17 बार में। यानी कि 510 का जो गुणनखंड आपको क्या आ गया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 17 आ गया है। अब क्या करें हम लोग 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 92 का यहाँ पे कर दीजिए गुणनखंड, 2 से लगा दीजिए, 2 से कटेगा कितना बार में 4 बार में, 4 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 12, 6 से कटेगा। अब 2 से लगाइए 46 को 23 बार में। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 23, यानी कि हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार आया है, आ गया। अब क्या करना दोस्तों एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालना है 510 का और 92 का। तो सोचिए दोस्तों क्या कि 510 और एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन वाला होता है। तो कॉमन इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए इसमें तो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें देखिए 3 5 7 को तो कॉमन है ही नहीं। तो देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 स्क्वायर कॉमन है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि एचसीएफ में क्या होता है न्यूनतम घात वाला होता है, न्यूनतम घात वाला लिखा था। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो लिखाएगा क्या 2 की पावर 1 वाला, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहा है। तो 2 हमारा हो गया। अब दोस्तों एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होगा 510 और 92 का। तो एलसीएम में क्या होता है, आपको जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लिखते हैं और बड़ा वाला घात के लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, पहला तो 2 का स्क्वायर वाला लिख देंगे क्योंकि अधिकतम घात है 2 का स्क्वायर। और फिर गुना में क्या करेंगे 3 को भी लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे, 17 को भी लिखेंगे और 23 को भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सारा को गुना करिएगा तो आपका एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में गुना करिए 3 से 12, 12 में 5 से गुना करिए 60। अब 60 को गुना करना है 17 से और 23 से, गुना कर दीजिए। तो पहले 17 का 60 से गुना 6 का 42 और 6 4 10 यानी 102। अब 102 का गुना करिए 223 से, तो 3 दूनी 6, 10 3 30, 2 दूनी 4 0 और यहाँ पे 2, 6 आ जाएगा 4 आ जाएगा 23, 23 46 आ गया। यानी कि आपको लिख सकते हैं 23 460। ये आपको एलसीएम आ गया, ये आपको एचसीएफ 2 आ गया। अब भाई चेक करना है कि एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल सही में होता है कि नहीं, तब चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम, अब बराबर में ए इंटू बी। तो एचसीएफ हमारा क्या है 2 है, एलसीएम क्या है 23 460 है, बराबर में इसको गुना करिएगा तो 510 का और 92 का, ठीक है।
तो गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे, तो 51 का गुना कर लेते हैं 92 से, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 9 पचे 45 आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया, 9 आ गया, 46 आ गया, 46 92 आ गया। ठीक है, और क्या पीछे 0 आ गया। अब इसको गुना करिएगा तो हो सकता है भाई आ ही जाएगा, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है और 46 दूनी 92, यानी कि यहाँ पे आ गया 46 92 0। देखिए यहाँ भी बराबर आ गया है, यानी कि चेक भी आपको प्रश्न बोल रहा है चेक करिए, इसलिए मैंने चेक भी कर दिया हूँ ताकि आपको समस्या हल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो परेशानी। तो इस तरह से देख सकते हैं सारे प्रश्न बन रहा है आसानी से। बस एचसीएफ एलसीएम निकालने का कंसेप्ट है। एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन रहेगा वही लिखाएगा, और कॉमन में न्यूनतम घात वाला लिखाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, और साथ साथ उस अधिकतम घात वाला को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब इसको 3rd और 4 को सोल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3rड में आपको 336 और 54 दिया हुआ है, 336 और 54 है, 336 है और आपका 54 दिया हुआ है। तो पहले इसको हल करना, तो पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, इसको कर दीजिए। तो पहले क्या करिए, 336 का करिएगा, तो 336 का करिए गुणनखंड। तो पहले क्या कर लेते हम लोग यहाँ पे इस तरह से 336, पहले 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा तो 16 दूनी 32, हाथ से लेकर बचा तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, 1 2, अब 3 से लगाइएगा तो 3 7 21 आ गया। गुणनखंड करना था ना, बहुत सारे आपको प्रश्न बनाया है, उसमें आपको रिपीट हो गया होगा कैसे बनते हैं। टिप कर दीजिए, तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 2 के पावर 4 कर देंगे, 3 तो एक बार, तो 3 गुना 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, 54 का करना गुणनखंड, 54 का गुणनखंड करना है, तो 54 को कर दीजिए, यहाँ पे 54 लिख दीजिए, तो 2 से लगाइएगा 54 को 27 बार में, फिर 3 से लगाए 27 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 3 बार में, यानी कि यहाँ पे आपको क्या आ गया है, 2 है 1 बार, 27 3 बार आया है, तो 3 का क्यू कर देंगे। अब चूंकि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हमारा निकालना है, तो क्या करते थे हम लोग, न्यूनतम घात वाला देखते थे, कॉमन वाला। तो क्या कॉमन, पहले मेरा ये चेक कर लीजिए, तो देखिए 2 में 2 तुक मिल रहा है, सही बात है, यहाँ पे 3 भी मिल रहा है, तो देखिए कॉमन एचसीएफ निकाला, तो 2 के पावर 4 एक 2 के पावर 1 वाला है, तो लिखेंगे किसको, 2 के पावर 1 वाला को गुना में। यहाँ भी 3 मिल रहा है और 3 के पावर 3 मिल रहा है, तो किसको लिखेंगे, 3 के पावर 1 वाला को, छोटा वाला को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 के पावर 3 वाला को नहीं लिखेंगे, एलसीएम निकाल लिखता है, तो 3 के पावर 1 वाला को लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 आपका एलसीएफ आ गया, आ गया। अब एलसीएम निकालना है इसको, 336 और 54 का, तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो अब बड़ा वाला घात को लिखते हैं, तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 में किसको लिखेंगे, 2 के पावर 4 वाला के, और 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 में किसको लिखेंगे, 3 के पावर 3 वाला के, और 7 भी लिखा जाएगा। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 16 हो जाएगा, और 3 के पावर क्यों 27 और गुना में 7, तो दोस्तों हमारा एलसीएम आ गया किसका, 336 और 54 का। अब इसका गुना करना है, तो 16 गुना 27 गुना 7 कर देते हैं हम लोग, हमारा आ जाएगा। तो पहले 27 में कर लेते हैं, देखिए 16 27 से पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो 7 से 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, यानी कि 2 7 6 13 2 1 3 1 4 432। अब 432 का गुना 7 से कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 हासिल 1 7 21 21 1 22 हासिल 2, और 7 को 28 2 30, यानी कि 30 24 आपका आ गया, 30 24 आपका एलसीएम आ गया 336 और 54 का। और यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना है, 336 54 का 6 आया। अब आपको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि बोला है कि आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, आपको चेक करना है, तो कर सकते हैं यहाँ पे प्रूफ के लिए। कैसे कर सकते हैं, पहले क्या करें, एचसीएफ एलसीएम का गुना कर दीजिए, तो एचसीएफ कितना हमारा 6 है, और एलसीएम कितना है 30 24,
बराबर में संख्या कितना आपका, एक 336 है और एक कितना आपका 54 है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करते चलिए और साथ साथ अपने दोस्तों जरूर शेयर करें ताकि भी सीखेंगे। तो गुना कर देते हैं, 6 गुना 30 24 का, तो क्या हो जाएगा, 6 को 24 हासिल 2, 6 दिन 12 2 14, तो जीरो में करेंगे। अभी 6 3 18 यानी कि 18 144 आ गया। अब इसका गुना कर देते हैं क्योंकि चेक करना भी है ना, डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से, भी समय है। 6 को 24 हो जाएगा, 4 12 2 14 हो जाएगा और 4 12 12 1 13 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा हासिल 3 और 5 15 3 18 हासिल 1, 4 12 1 13। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 101 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा जोड़ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या करिएगा ना गुना, देखिए 6 5 30 करिएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 15 3 18 हासिल 1 बचा है दोस्तों, 15 1 16, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसको करिएगा तो आपको आ जाएगा 18, यानी 181 44 यहाँ भी आ गया, 181 44 यहाँ भी आ गया। यानी कि आप देखिए गुना कर सकते हैं, तो आपका भी काम है, बस कैलकुलेशन आपको भी कर सकते हो, बस कंसेप्ट समझिए। तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं, एचसीएफ जो एलसीएम का गुना भी किए हैं और दो संख्याओं का गुना भी किए हैं, तो आपका आ गया। यानी समझ सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रश्न को आप दोस्तों नोट कर लीजिए जो बनाया हूँ, और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग दूसरा का तीसरा पढ़ेंगे। दूसरा का क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा दूसरा का क्या हो गया, दूसरा का पहला भी हो गया, दूसरा का दूसरा भी हो गया, दूसरा का तीसरा भी हो गया। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ेंगे। थर्ड का पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा का हमारा सारा बना दिया। और देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या पहला क्या कर रहा है, बोल रहा है दोस्तों क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, लेकिन इसमें आपको 3 संख्याएं दिया गया है। कितने, 3 संख्याएं। तो क्या करेंगे, पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ संख्या, 12 15 21, 12 15 और क्या है आपका 21। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग क्या सोल्व लिखेंगे, अब पहले इन सबका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न वैसे सोल्व करने के बाद 12 15 और 21 का गुणनखंड करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले 12 का गुणनखंड करिएगा। तो 12 को तो आप सीवर कर सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। 12 को क्या कर सकते हैं, चढ़ती 12 कर सकते हैं, चढ़ती 12, 4 को लिख सकते हैं, 2 गुना 2 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो हार्ड रहता है ना उसको हम लोग उस विधि से कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा है उसको क्या टाइम वेस्ट करेंगे, आराम से बना देंगे। 15 है तो 15 वो 3 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 3। 21 है दोस्तों, तो 21 को तो सिंपल 7 21 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 गुना 3। अब चूंकि एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ किसका निकालना है, 12 का 15 का और 21 का। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता था, मैंने बताया था कि वैसी जो संख्या जो तीनों में जो दो संख्या का एचसीएफ निकाला उसमें मिलना चाहिए, उसमें कॉमन होना चाहिए, और साथ साथ उस संख्या का न्यूनतम घात वाला होना चाहिए, मिलना भी चाहिए और न्यूनतम घात वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब में कौन सा संख्या मिल रहा है, 12 15 21 में देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, यानी कितने तीनों में आपका 3 मिल रहा है, तीनों संख्या में 12 15 21 में। इसलिए दोस्तों संख्या का जो एचसीएफ हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए भी बताए थे हमको 12 15 और 21 का क्या होता था, जो संख्या मिले उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और साथ साथ अधिकतम घात वाला को। तो इसमें तो घात कोई है आपको, देखिए 2 के पावर 4, देखिए 2 भी नहीं मिल रहा, 5 भी अलग है, 7 भी, सारे उस संख्या को लिख दीजिए। तो 2 के पावर 4 को लिख दीजिए, फिर 3 को लिख दीजिए, फिर 5 को लिख दीजिए, फिर 7 को लीजिए। 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 पर सॉरी दोस्तों 2 होगा, क्योंकि 2 बार आया इसलिए 2 पर 2 लिखेंगे। अब 2 के पावर 2 4 है, 4 को गुना करिए 3 से, 12 12 में 5 से गुना करिए 60, 7 में 7 से गुना करिए, तो 60 गुना 7 बराबर 7 का 42, 420 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः 12 15 21 का एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420, ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए। अतः
12, 15, 21 का HCF तथा एलसीएम क्रमशः कितना कितना आपका आया है, 3 आया है और क्या है 420। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड को बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है, जगह बचा हुआ। तो इसमें प्रश्न में क्या दिया, पहले प्रश्न को पढ़िए आप क्या कर रहा है। इसमें एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकाला, लेकिन दिया 17, 23, 29 दिया हुआ है। 17, 23, 29 आपका संख्या जो है दोस्तों 17 है, 23 है और क्या है आपका 29 है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करिएगा, पहले लिख दीजिएगा वहां पे सोल्व, क्या लिखे 17, 23, 29 का गुणांकन करने पर। तो गुणांकन तो ये ऐसे ही हो जाएगा, इसका तो कोई गुणांकन होगा क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है। 17, 23 और 29 का गुणांकन करने पर, ठीक है। तो 17 का गुणांकन करिएगा तो 17 दोस्तों 17 गुना 1 हो जाएगा। 23 का करिएगा तो 23 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुना करने पर उसका परिवर्तन नहीं होता संख्या। ये 29। अब चूंकि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ किसका किसका निकालना है, 17 का, 23 का, 29 का। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन होता है। इसमें तो कॉमन कुछ मिल रहा ही नहीं, लेकिन देखिए 1 जो देखिएगा 1 सब में है, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों वो आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम 17, 23 और 29 का कितना आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम क्या होता था, जो मिलता है वो भी लिखकर लिखते हैं, नहीं मिलता वो भी इसको लिखते हैं। तो 17, 23, 29 सब लिखा जाएगा, हो जाएगा। 17, 23 का दोनों का गुना कर दीजिए, 17, 23 गुना में 29 और गुना में 1। तो पहले 17 में 23 से गुना करते हैं, रफ में कर लीजिएगा आप ऐसे। तो 7 21, 3 2 5 हो जाएगा, 7 2 14, हाथ से ले 1 2 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 391 आ गया। अब 391 का गुना कर दीजिए दोस्तों 29 के साथ, रफ में आपको करना है ये। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 9 81, हाथ से 8 और 9 3 27, 27 और 8 कितना होगा 35। यहाँ पे 1 में गुना करेंगे दोस्तों तो 2, 9 2 18, हाथ से ले 3 2 6 1 7, यानी कि 9 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13, हाथ से ले 7 3 10 1 11, 11 339 आ जाएगा, 11 339, 11 339 आपको आ जाएगा, गुना करिएगा तो ये दोस्तों आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम लंबा होता है क्योंकि उसमें सभी संख्या को गुना करते हैं। तो इस तरह से निकाल सकते हैं एलसीएम और एलसीएम, बहुत आसान है। बस अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड करना है, गुणनखंड तो आसान है, भागा जिसको आते हैं वो गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा बनाएंगे। तो पहले आप इसको जैसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पढ़िए, क्या कह रहा है आपका प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम निकालना है भाज्य गुणनखंड विधि से। संख्या आपका दे रखा है 8 9 और 25। क्या है आपका 8 9 और 25 है। इसका हमारा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या करिएगा, सोल्व, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 8 9 और 25 का क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो 8 का गुणनखंड करिएगा तो 8 तो 4 दूनी 8 होता है, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ये सिंपल वाला दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इसको 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 है दोस्तों तो 9 को 3 गुना 3 3 का स्क्वायर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। 25 है दोस्तों 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए छोटा वाला गुणनखंड कर नहीं सकते, बस डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे भी इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है तीनों में। तो यहाँ पे तो कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं तो दोस्तों यहाँ पे 1 तो होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के गुना में 1 छिपा रहता है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा 8 9 और 25 का ये 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका एलसीएम की बात किया जाए 8 9 और 25 का, तो एलसीएम में क्या होता है, तो जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो मिल नहीं रहा तो 2 का क्यूब भी लिखा जाएगा, 3 का क्यूब, 5 का, सबका गुना कर दीजिए। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब गुना में क्या 3 का स्क्वायर, गुना में दोस्तों 5 का स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। गुना करिए 25 ठीक कितना होता है 200, और 200 में गुना करेंगे 9 से तो 1800। ये आपका आंसर आ जाएगा,
ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। तो इस तरह से आप गुना करके बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आ जाता था, उसको गुना करते थे तो दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका जो यदि गुना करिएगा एचसीएफ और एलसीएम के लिए तो आपको गुना में नहीं आ सकता भी है, ठीक है। यदि आप चाहिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दें और फिर मैं तीनों संख्याओं का गुना करूं तो आ भी जाएगा, नहीं भी आ सकता है। ये बात याद रखिए, वो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, लेकिन तीन संख्या के लिए लागू नहीं। तो ये नोट करिएगा बात को। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि आपका एचसीएफ दिया गया दो संख्याओं का 306 और 657 का 9 दिया गया है। दो संख्या क्या है, 306 और 657 का आपका एचसीएफ दिया 9। तो आपको बताना है दोस्तों क्या, एलसीएम निकालना है इसका। एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम निकालना है इसी संख्या 306 और 657 का। तो प्रश्न हमारा क्या है, एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ। तो आपका पूछ रहा है दोस्तों क्या एलसीएम निकालना है इसी संख्या का 306 और 657 का वाट। तो पहला दोस्तों देखिए कि एचसीएफ हमारा तो पता है गया। अब यहाँ से तो बता सकते हैं कि संख्या कौन कौन है। तो दो संख्या यही ना, 306 गुना 657। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो गया हमारा 306 हो गया और बी बराबर क्या होगा 657 हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या का दोस्तों जो एचसीएफ गुना में दोस्तों जो एलसीएम होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या ए गुना बी ले लेते हैं। तो चूंकि दोस्तों यहाँ से एचसीएफ दिया गया, कितना दिया गया 9 दिया गया, तो एलसीएम तो निकालना ही है। और ए गुना बी संख्या आपका एक दिया गया 306 और एक 657। देखिए ये फार्मूला होता है दोस्तों, हम इसके पहले बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में सब प्रूव भी कर रहे थे कि एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल बराबर आता है। तो इस तरह से संख्याओं का जो एचसीएफ एलसीएम होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये 9 भागा में चल जाएगा तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 306 गुना में 657 अब बटा में क्या जाएगा 9 आ जाएगा। अब काट सकते हैं, जोड़िए 6 3 9, 9 से कटेगा। तो पहले के काट सकते हैं 9 से, पहले 3 से काटिए। तो 3 से इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 7 5 12 6 तक कटेगा। तो 30 से काटिएगा तो क्या जाएगा 2 दूनी 6 और 19 30 57, 2 3 6 होता है ना 19 30 57, ये 219 बार में कटेगा। अब इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 10 3 30 और 3 दूनी 6, ये 102 बार में आ जाएगा। यानी कि हमारा एलसीएम आपका निकल गया है 306 और 657 का क्या 102 गुना 219 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं गुना करके हमारा आंसर ले लाइएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा किस्त, देखिए तो क्या करिए 219 यहाँ पे रख दीजिए और 102 गुना का ये रफ में कर लीजिएगा। तो 9 दूनी 18 हाथ से लेके तो 2 2 ये कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 0 का गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 9 का गुना करिए 1 से तो 9, 2 का गुना 1, 2 का गुना 1 से तो 2, यहाँ पे 8 उतर जाएगा, यहाँ पे 3 उतर जाएगा, यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कि 22 338 आपका आ गया, 22 338 ये आपका आ गया एलसीएम। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। बस एक ही कंसेप्ट पर टिका हुआ पूरा आपको इस चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान प्रश्न है, बस समझना की कोशिश है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो चीजों को समझते चलेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, आपका आ गया प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, इसका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न जो है आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ दी भी गया, ठीक है। इसलिए याद एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। क्या प्रश्न कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का जो अंक है वो 0 पर समाप्त होगा। आपको ये पता लगाना है, जांच करना है, प्रूव करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का जो संख्या का जो आएगा वो मान आएगा वो क्या 0 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि उस संख्या के लास्ट में 0 आ जाएगा। ये आपको चेक करना। तो संख्या क्या दिया हुआ है 6 की पावर n दिया हुआ है ना, इसी 6 की पावर n है ना, इसी को बताना है। जो कि यहाँ पे लिखा गया आपको, जहाँ जो n है वो क्या है प्राकृतिक संख्या, यानी कि आपको n 0 1 2 3 ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो क्या करना दोस्तों, पहले तो मान लेना दोस्तों
देखिए यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि तो तुम लोग जितना भी प्रश्न बना रहे हैं मैथ, जो जितना भी सारे प्रश्नों में क्या है, अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसलिए यहाँ भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सोल्व। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 6 के पावर n को का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 6 के पावर n को क्या 6 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, चूंकि इसके पावर में n है ना। अब दोस्तों देखिए 2 गुना 3 है, तो एक बार दोस्तों देखिए किसी संख्या के जब पावर में दोस्तों ऐसे रहता है a गुना b की पावर n, तो हम लोग घातांकनी के नियम से जानते हैं कि दोनों संख्या के पावर में आ जाता है, यानी कि a के पावर n हुई हो जाता है और गुना में b के पावर n होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, तो 2 गुना 3 के पावर n है, तो यहाँ पे 2 के पावर भी n हो जाएगा और गुना में 3 के पावर n हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि आपको 6 के पावर n के अंत में क्या जीरो आ सकता है, चेक करना। तो देखिए जीरो किसके अंत में आएगा दोस्तों, जीरो उसी संख्या के अंत में आएगा जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। क्या समझे, जीरो उसी संख्या के लास्ट में आएगा या इकाई अंक जीरो आएगा जिसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जिसमें 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो 2 और 5 का गुना करने पर 10 आता है। कभी आप सुने कि किसी ऐसा संख्या जिसमें 2 और 5 से गुना करेंगे तभी किस संख्या का जीरो आएगा, ये ब्रह्मा का लकीर है, याद रखिए। यूनिवर्स में जब भी किसी संख्या का जीरो लास्ट में कब आएगा, जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके संख्या का गुणनखंड करने पर इसमें 2 और 5 नहीं है, बस 2 और 3 आ रहा है, तो ये कभी भी इसमें के अंदर जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि तब किसी संख्या के अंत में शून्य आता है जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। समझ रहे बात को, 2 और 5 शामिल रहेगा। देखिए दोस्तों जो किसी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब उसके सिवा उस संख्या का कोई और गुणनखंड नहीं होगा। इस समय आप बोल दो दोस्तों कि 10 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 गुना 5 ही होगा, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के सिवा होगा नहीं, यह अद्वितीय है। समझ रहे बात को, तो इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इसका तो कोई और होगा नहीं, यानी कि इसमें 5 तो शामिल होगा नहीं, यानी कि संख्या जो है यही होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं अतः 6 के पावर n के अंत में 0 अंक नहीं आ सकता है। ये आपका प्रूव हो गया। पहले बात को बहुत आसान प्रश्न, बस कंसेप्ट को समझना है। अभाज्य गुणनखंड का कंसेप्ट है, तो मैंने आपको समझा। ये जो है आपका प्राकृतिक संख्या n दिया गया है, जिसमें समझ सकते हैं कि 2 और 5 रहेगा तभी किस संख्या के अंत में 0 आएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों इसको पहले नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। 6 पहले प्रश्न क्या करा आप इसको पढ़िए, आपका दिया गया प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पे। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, बोल रहा है क्या कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये जो भाज्य संख्या है, आपको ये प्रूव करना है कि जो संख्या दिया गया है वो आपको भाज्य संख्या है, प्रूव करना है। तो पहले देखिए भाज्य संख्या होता है क्या दोस्तों, एक से बड़ी वैसी संख्या है जो अपने जो किसी और से कटे। भाज्य वही ना होता, लेकिन अभाज्य में क्या होता है, वह नहीं कटता अपने से। तो ये हमारा क्या होगा, पहले प्रश्न क्या दिया गया, पहला प्रश्न में क्या है 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना में 13 और प्लस में भी 13 है, और एक और क्या संख्या n, ये क्या 7 5 4 3 2 1 प्लस 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये दिया है। इसको बताना है कि भाज्य संख्या, ठीक है। तो पहले देखिए तो भाज्य दोस्तों अगर चेक करना तो पहले तो इसको तो हल कर लेंगे, हल करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, सोल्व करिए। देखिए 7 गुना 11 गुना तो है, पहले देखिए तो इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं, बताइए
क्योंकि 13 दोनों में है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लीजिएगा, तो 13 ले लेते हैं कॉमन हम लोग। तो 13 कॉमन ले तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 7 बचेगा, गुना में 11 बचेगा, 13 तो बाहर आ जाएगा, ये प्लस में दोस्तों 1 बचेगा क्योंकि 13 बाहर आ गया है, आ गया। अब 13 गुना, अब दोस्तों इसको 11 से कितना होता है 77, अब प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों 1, 13 गुना दोस्तों 77 प्लस 1 को लिख सकते हैं 78। अब क्या करिए दोस्तों 78 को आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, 78 को तोड़ दीजिएगा ग्राफ में, तो 78 को कैसे तोड़िएगा, पहले 2 से लगाइएगा, 2 से कटेगा कितना बार में, 2 3 6 1 2 9 18 39 बार में, 39 3 से लगेगा 13 बार में, यानी कि 78 का गुणनखंड करिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। अब दोस्तों ये तो हमारा आ गया। अब देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हमारा क्या है कि दोस्तों जो भाज्य संख्या जो वो होता है दोस्तों जिसका गुणनखंड करने पर उसमें अभाज्य संख्या आ जाए, इसको एक और परिभाषा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सिर्फ सब अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य है क्योंकि अपने सिवा किसी और से नहीं कटता है। इस तरह से दोस्तों किसी भी संख्या का यदि गुणनफल में सिर्फ अभाज्य आ जाएगा तो समझिएगा जो संख्या आएगा वो आपको भाज्य होगा। इस तरह से देख सकते हैं कि ये भी भाज्य है, अभाज्य भाज्य, इसका गुणा करेंगे तो भाज्य संख्या आएगा। तो लिख सकते दीजिएगा, अतः यह संख्या भाज्य होगा क्योंकि संख्या का गुणनफल में अभाज्य आ रहा है। अब इसका गुणनफल करिएगा तो यहाँ भी देखिए 5 कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 7 6 4 3 2 1 प्लस में है 1 बच जाएगा। अब इसका करिएगा तो 5 गुना, अब इसका गुना करिए तो 7 में 6 से गुना करिए 42, ठीक है। 42 से पहले 3 से गुना करिए 12, 12 दूनी 24, तो आपको 42 गुना 24 करना है, 42 गुना 24 प्लस 1, तो इसको काट दीजिए इधर साइड में, 42 में 24 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 1008 आ गया, 1008 आया है गुना करने पर, 1008 प्लस में 9। अब इसका गुना करिए दोस्तों तो 5 गुना क्या आ जाएगा हमारा 1000 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा। अब 1009 का देखिए, अब ये हमारा क्या कब संख्या भाई कटेगा कि नहीं कटेगा ये तो पता नहीं चला, लेकिन देखिएगा दोस्तों ये 5 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब कोई भी संख्या अभाज्य हो या अभाज्य, उसमें जब भी हम लोग अभाज्य से गुना करते हैं वो संख्या भाज्य ही आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं संख्या कोई ले लेता हूँ 2, और 2 में किसी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य 3 भी, तो 3 से गुना करता है भाज्य, तो 2 में 3 से गुना करता तो 6 आएगा, ये 6 भाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 6 जो 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो इस तरह से किस संख्या में 5 से गुना की है तो जो संख्या आएगा वही तो भाज्य ही आएगा, किसी से कटने वाला ही आएगा। इसे लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः यह संख्या क्या आ जाएगा भाज्य होगा। तो दोनों संख्या जो आपको भाज्य है, बस कंसेप्ट समझना है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसे संख्या जिसका गुणनफल में अभाज्य संख्या हो, तो यहाँ अभाज्य है देखिए, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ये भी अभाज्य है तो इसका भी संख्या भाज्य होगा। तो इसे बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को पहले नोट कर लीजिए, प्रश्न में आपका बना देगा हूँ, तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बार बार इसे पूछ भी जा सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़िए पहले प्रश्न, बहुत अच्छा भाषा वाला है, लैंग्वेज। ये क्या कर रहा है दोस्तों कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, किसी खेल के जो मैदान के चारों वृत्ताकार पथ है, जैसे मान लीजिए ऐसा पथ होगा, ठीक है, पथ हमारा रास्ता है, वे है। अब क्या बोल रहा है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में जो सोनिया जो है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। जो सोनिया जो है दोस्तों, आपको सोनिया मान लीजिए चक्कर लगाती है तो उसको दोस्तों आपको कितना लगता है 18 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर अगर जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करें, तो वे एक ही दिशा में दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। रवि का कितना लगता है दोस्तों 12 मिनट। अब बोल रहा है क्या कि दोनों एक ही स्थान, ये पूरा जो सोनिया जो 18 मिनट पर चक्कर लगा लेगी और रवि जो है 12 मिनट चक्कर लगा लेगा। अब बोला जा रहा है कि दोनों यदि साथ साथ चले, ऐसे भी समझ सकते हैं, सोनिया 18 मिनट चक्कर लगा रही है, इसका कुछ चाल जो होगा कम होगा, और रवि 12 मिनट लगा रही है, ज़्यादा स्पीड से चला होगा तब तो जल्दी लगा रही है चक्कर,
कम समय में लगा रहा है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से चल रहा होगा, यहाँ से आपको सोनिया भी चलेगा और यहाँ से आपको रवि भी चलेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो बताना कि कब मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कब मिलेगा, यानी कि बीच में इसका कौन ऐसा टाइम आएगा जिसमें रवि भी एक समय मिल जाएगा और सोनिया भी मिल जाएंगे, दोनों साथ एक साथ। तो ये दोस्तों हमारा है, इसका दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे पहले सोनिया द्वारा, सोल्व कर लीजिएगा, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। फिर यहां से लिख दीजिएगा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा या लिया गया समय भी लिख सकते हैं, लगा समय कितना बना है 12 मिनट। अब दोस्तों क्या करिएगा, हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे किसका किसका, एलसीएम, सॉरी दोस्तों एलसीएम निकाल लेंगे कि एलसीएम ही जो है दोनों को बताएगा, दो वैसा जो रहेगा समय जिसमें दोनों मिल जाएंगे। तो 18 मिनट का और 12 मिनट का, तो 18 मिनट को तो पहले तो 18 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों 12 को दोस्तों क्या होता है, 4 तिये 12, तो 4 तिये 12, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 तो रहेगा तो 2 का स्क्वायर। एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, जो संख्या का जो होता है, जो कॉमन वाला लिखाता भी है, जो नहीं मेरा उसको भी लिखते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उसमें जो अधिकतम घात वाले लिखते हैं, अधिकतम घात वाला को लिखते हैं। तो 3 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो देखिए 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में बड़ा कौन है, 3 के पावर 2 है। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे एलसीएम में वो 3 के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में सबसे किसको लिखेंगे, 2 के पावर 2 वाला को, क्योंकि एलसीएम में अधिकतम घात लिखाता है। तो यहाँ पे एलसीएम लिख दीजिएगा, क्या हमारा है 18 और 12 का, 18-12 मिनट का। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, यानी कि 9 चौका 36, 36 मिनट आपका आ गया। कुछ 36 मिनट पर क्या होगा दोस्तों, ये दोनों सोनिया और क्या है हमारा रवि, ये दोनों 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, 36 मिनट जैसे ही होगा वहाँ पे रवि भी पहुँच जाएगा, वहाँ पे सोनिया भी रहेगी। इस तरह से समझ सकते हैं प्रश्न को, बहुत आसान प्रश्न है, बस कंसेप्चुअल है, समझना हम लोगों को। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों आपको सारा प्रश्न इस वीडियो में सोल्व कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं गड़बड़ी नहीं, बस आसानी से आपको समझाया हूँ। टाइम भले ही लगा ज़्यादा, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, मेरी तरफ से ही रिक्वेस्ट रहता है। तो समझ सकते हैं पूरा चैप्टर को खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि 1.2 आपका फिनिश हो गया। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सामने लाते रहता हूं। और साथ साथ इस चैनल पर दोस्तों फुल्ली एनसीईआरटी का क्लास 10th 11th 12th का पूरा सोल्यूशन कराया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि एक बटन तो दबाना है दोस्तों, उसमें क्या आपको। और साथ साथ दोस्तों इस जो वीडियो को अपने जो दोस्तों बहुत से बहुत शेयर करें, ताकि वो सीखेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, उसमें भी आपको प्रश्नावली आएगा हमारा 1.3 को सोल्व करेंगे बहुत अच्छे से। तो उसका इंतजार करिए, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।